हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली इस यूट्यूब चैनल पर रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, इस बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की रिव्यू का टाइटल है नायाटू, जो कि मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 9 मई 2021 से। पॉलिटिकल थ्रिलर्स मैच्योर ऑडियंस के लिए होते हैं और ये उतना पॉपुलर जॉनर नहीं है अन्य जॉनर्स के मुकाबले। इस जॉनर में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग राइटिंग लगती है और साथ ही साथ बड़ा एक्सपीरियंस लगता है। इस जॉनर में सबसे पॉपुलर नाम हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का प्रकाश झा, जिन्होंने 1984 में बनाई थी दामूल, फिर 1994 में मृत्युदंड, 2003 में गंगाजल, 2010 में राजनीति, 2011 में आरक्षण और फिर 2012 में चक्रव्यूह। इन सारी फिल्मों में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो नरेशन के साथ बड़ा ही स्मूथली ब्लेंड होता है। इसी तरीके से फिर मुझे याद आती है 2009 में बनी अनुराग कश्यप की गुलाल, और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स और वायलेंस को एलेबरेट करती हुई तिग्मांशु धूलिया की 2003 में बनी हासिल, और फिर राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की हुई 2010 में रक्त चरित्र। इसके अलावा थी 2012 में दिबाकर बनर्जी ने डायरेक्ट की हुई शंघाई, जो फ्रेंच फिल्म जी और वैसिलस सिलिको के ग्रीक नॉवल जी पर ही बेस्ड थी। इन हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण में भी पॉलिटिकल बैकड्रॉप्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामास कभी कभार क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि 2012 में बनी एक तमिल फिल्म सगुनी, जिसमें संतनाम और प्रकाश राज थे। फिर थी तेलुगु में महेश बाबू स्टारर 2018 की भारत आने नेनू, जिसमें पॉलिटिक्स भी था और एक्शन भी। कन्नाडा में थी 2018 में बनी ध्वजा, जिसमें रवि और प्रियामणि थे। इसके अलावा अगर हम मलयालम फिल्मों को देखें तो इस जॉनर की फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें स्टार्स और सुपरस्टार्स इस जॉनर को एंडोर्स करते हैं, इसलिए काफ़ी ज़बरदस्त और इम्पैक्टफुल फिल्में इस जॉनर में बन पड़ी है। खासकर ईडा नाम की एक फिल्म है जो कि शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट का मलयालम वर्जन था, जिसमें पॉलिटिकल बैकड्रॉप था। फिर थी 2019 में बनी ममूटी स्टारर उंडा और उसी साल बनी मोहनलाल स्टारर लूसीफर। इन्हीं पॉलिटिकल थ्रिलर्स की लीग में है ये फिल्म नायाटू, जिसमें पॉलिटिकल रिविलेशंस बड़े ही तगड़े हैं। इसमें रियलिज्म ज़्यादा है, जिसमें लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए रिलेटेबल है। इस फिल्म की कहानी 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है माइकल, जो कि सीपीओ है, सिविल पुलिस ऑफिसर, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है। दूसरी एक महिला ऑफिसर है, वो भी सीपीओ है, और इन दोनों के अलावा एक है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मरियन। इनके पुलिस स्टेशन में एक लोकल गुंडे के साथ इनकी हाथापाई हो जाती है, जो कि लोकल गुंडा एक दलित लीडर का खास आदमी है। उसके तुरंत बाद ही ये तीनों एक रिसेप्शन में गए हुए होते हैं और वहाँ से वापसी में आते वक्त उनकी गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक बाइक वाले के साथ हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में वो बाइक वाला मर जाता है। अब इनका जो ड्राइवर है ये वहाँ से भाग जाता है। वो जो बाइक वाला है जो मर चुका है, वो उस गुंडे का दोस्त है जिनकी पिटाई इन्होंने पुलिस स्टेशन में की है, जो कि फिर एक दलित पॉलिटिकल लीडर का खास आदमी है। इस तरीके से ये चेन बनती है और ये तीनों लोग घबरा जाते हैं। अब ये तीनों घबरा कर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट को चीफ मिनिस्टर का फ़ोन आ चुका होता है, जिसमें सुपरिटेंडेंट को चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि वो दलित वोटों को नाराज़ नहीं कर सकता है, इसलिए इन तीनों पुलिस वालों को इमीडिएटली पकड़ लिया जाए। अब जैसे ही इन तीनों को ये बात समझ में आ जाती है, वो उस पुलिस स्टेशन से भाग खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होता है नायाटू, यानी कि द हंट। अब ये तीनों चूंकि पुलिस वाले हैं, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस वाले उनको कहाँ ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये चेक नाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स और फिर ऐसी जगह जहाँ पुलिस उनको ढूंढ सके, उन जगहों से बचते हुए ये लोकल खबरियों की मदद से बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल जगहों पर छिपते छिपते आगे बढ़ते हैं। और फिर इस चूहा बिल्ली के खेल में बड़ा ही ज़बरदस्त रोमांच पैदा हो जाता है। क्या ये तीनों को ये पुलिस वाले पकड़ पाते हैं? और जब ये पकड़ में नहीं आते तो फिर इधर चीफ मिनिस्टर 3 डमीज को पकड़कर ये घोषित कर देता है कि उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है। और अब इन तीनों का पीछा कर रही है एक बड़ी ही कर्मठ और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर, जो कि ऐसे कामों में माहिर है।
इतने सारे ट्रैक्स और इतने सारे लोगों को इन तीनों के पीछे लगाने के बाद क्या वो तीनों पकड़ में आते हैं? और अगर वो आते हैं तो फिर इस फिल्म का एंड इतना ट्रैजिक क्यों है? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर देती है ये बड़ी ही रोमांचक 2 घंटे और 4 मिनट की फिल्म, जिसे देखने के मैं आपको कम से कम 6 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है शाही कबीर। ये इस फिल्म के राइटर है जो पहले केरला में सीपीओ सिविल पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि सीपीओ के काम क्या होते हैं। कई बार उनको एज अ ड्राइवर भी सर्व करना पड़ता है और सारे सीनियर्स के आगे झुकना पड़ता है। इस राइटर ने इससे पहले एक सुपरहिट फिल्म लिखी थी जोसेफ, और इस फिल्म की कहानी के लिखने के साथ ही वो अपनी क्रिएटिविटी की चरम सीमा पर है। इसने लिखे हुए कैरेक्टर्स इतने वास्तविक है और इतने रिलेटेबल है कि आप उनकी व्यथा को महसूस कर सकते हो। दूसरा रीज़न है शिजू खालिद। इस सिनेमाटोग्राफर की फिल्मोग्राफी में इससे पहले 2018 में बनी ई मा यू है और फिर 2019 में बनी कुंबालंगी नाइट्स है। इन्होंने इस फिल्म के चेस के सीन्स, फिर एक्सीडेंट्स के सीक्वेंसेस, वाइड एंगल्स के साथ लैंडस्केप्स और केरला की ब्यूटी को कैप्चर करने वाले शॉट्स के साथ एक रिदम बनाया है। आप चकित रह जाते हैं इस कैमरामैन के काम से और उनके ब्रिलियंस से। तीसरा रीज़न है निमिषा सजायन। इस एक्ट्रेस को हम हाल ही में देख चुके हैं द ग्रेट इंडियन किचन में। इस फिल्म के अलावा वो कर चुकी है 2018 में ईडा और फिर 2019 में चोला। इस केरला स्टेट फिल्म अवार्ड की विनर रह चुकी एक्ट्रेस ने एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डरी सहमी हुई सीपीओ के रोल में वर्सेटिलिटी दिखाई है। वो जुर्म में शामिल न होने के बावजूद भी जुर्म में शामिल है। ये कैरेक्टर लिखा भी गजब का है और इन्होंने किया भी गजब है। चौथा रीज़न है जोजू जॉर्ज। इन्होंने असिस्टेंट सब मिनिस्टर के कैरेक्टर में बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। हमेशा अपनी बेटी को याद करना और उसके बाद सारे हंड के दौरान शराब पी के पुरानी बातें दोहराना, मतलब ये कैरेक्टर इतना सुंदर लिखा हुआ है कि आपको सहानुभूति हो जाती है इस पात्र से। इन्होंने ये कैरेक्टर बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया है और ये बड़े सीजन्ड एक्टर हैं। इन्होंने केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी जीता है और वो एज अ मेन लीड एक्टर और प्रोड्यूसर आ चुके हैं जोसेफ नाम की सुपरहिट फिल्म में। पांचवा रीज़न है कुंचका बोबान। नए आए हुए सिविल पुलिस ऑफिसर को, जिसको अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, जिसको हर तरीके का काम करना पड़ता है, ऐसे कैरेक्टर का रोल इस एक्टर ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ किया है। इनकी एंट्री हुई थी 1997 में अनियाती प्राओ में, जो कि उस साल की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। और फिर इन्होंने की थी 1998 की हरि कृष्णन्स, जिसमें उनका रोल मोहनलाल और ममूटी के मुकाबले छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में कर चुके इस एक्टर प्रोड्यूसर ने एक असहाय पुलिस वाले के रोल में न्याय किया है। और छठा रीज़न है मार्टिन प्रकट। ये है इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी 2010 में बेस्ट एक्टर के नाम से, जिसमें ममूटी थे और वो फिल्म सुपरहिट थी। फिर इन्होंने बनाई थी 2013 में ABCD अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, जिसमें दुलकर सलमान थे। और फिर 2015 में फिर दुलकर सलमान के साथ ही इन्होंने चार्ली बनाई थी, जिसने केरला फिल्म अवार्ड्स में 8 अवार्ड्स जीते थे। नाया 2 इनकी चौथी फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और इसके साथ ही उन्होंने प्रूव कर दिया है कि पॉलिटिकल थ्रिलर्स में वो अमेजिंग है। इस मीडियम पे पूरा उनका कंट्रोल है और साथ ही साथ वो एक्टर्स से परफॉर्मेंस को एक्सट्रैक्ट करना भी जानते हैं, लैंडस्केप्स की ब्यूटी भी जानते हैं, और साथ ही साथ वो टेक्निकली ब्रिलियंट भी है। इन 6 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का कैरेक्टराइजेशन अमेजिंग है। ये जो 3 कैरेक्टर्स भाग रहे हैं, ये तीनों कैरेक्टर्स को बैलेंस किया गया है, किसी को भी हीरो बनाने की कोशिश नहीं की गई है। और ये 3 कैरेक्टर्स इतने ज़बरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं और इनके परफॉर्मेंसेस भी इतने अच्छे हैं कि आप इनसे जुड़ जाते हो। और फिर जब इस फिल्म का एंड बड़ा ही ट्रेजिक हो जाता है तो आपको लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा का अंत हो गया है। एक ऐसी यात्रा जो रोमांचक है, और इस यात्रा में जो लोग हैं उनको शायद आप बड़े ही करीबी तौर से जानते हैं। इस भावना के साथ ही मैं कहूँगा, गो फॉर इट।